हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर द्विघात समीकरण को कंप्लीटली कवर करेंगे। ये इसका वन शॉट वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम इसके जितने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करेंगे, यानी किस किस तरह के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या इसमें फॉर्मूले हैं, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज करेंगे और फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले है द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण सबसे पहले जो इस चैप्टर का नाम ही है, तो ये है जब भी हम किसी समीकरण को लिखते हैं किस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस रूप में जब हम समीकरण को लिखते हैं तो ये इसे हम कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ध्यान रखना, इसमें ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कभी कभार आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे 6 या कुछ और नंबर इस तरह से होगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आपका आंसर होगा नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर वाला है वो तो ज़ीरो हो गया। अब ज़ीरो हो गया तो इसका तो मतलब ही नहीं रहा। तो ये है। तो द्विघात समीकरण में जो समीकरण है उसकी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। ध्यान रखना, इसकी घात 2 होनी चाहिए। ओके, अब आपके पास क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। क्वेश्चंस आपके पास ये होंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप पहले लुक में आप बोलेंगे कि अरे इसमें x की पावर 2 तो है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप तुरंत से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ अगर हम एलसीएम ले इनका, यानी आपको पता होगा कैसे लेते हैं, इसका यहाँ गुणा करेंगे हम, +1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। और बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। एक्स की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 होनी चाहिए, उसके बाद बाकी हो या न हो। यानी अगर आपके पास केवल और केवल अगर है कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल ये है द्विघात समीकरण। अगर हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। और 4x स्क्वायर प्लस रूट एक्स नहीं, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप तुरंत नतीजे पर मत पहुंचना कि ये देख के कि ओके ये तो 2 है तो ये है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि जो x है इस तरह से अपॉन में नहीं होना चाहिए, x रूट में नहीं होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लें और फिर इसका इधर गुणा करें तो ये होगा x3, फिर ये 1 है और ये हो जाएगा 5x। आई एम श्योर आपको ये सब तो आता होगा बेसिक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x3 प्लस, आप पहले इसको पहले लिख देते हैं, और +1 इज इक्वल टू ज़ीरो। और अब आप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये हमारे पास x की सबसे बड़ी घात 3 बन गई है, और बिल्कुल ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखें, जैसे x इज इक्वल टू √x, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो फिर से जैसे कि मैंने कहा कि तुरंत से हम नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अब यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्योंकि रूट में हमें नहीं रखना है, रूट में नहीं रखना है, अपॉन में नहीं रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ये हट जाएगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यस, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस इसके कवर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे कुछ और हम लेते हैं। अगर हमारे पास है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/x प्लस 3, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इस तरह से, और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 1। और अब आप समझ सकते हैं ना, ये साफ दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। मतलब इसको ऐसे सॉल्व करने के बाद ये हमें बिल्कुल द्विघात समीकरण मिल चुका है। और ऐसे ही अगर हमारे पास है 1/x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू
5। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल, ये भी द्विघात समीकरण है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले इनका आपस में गुणा करो, इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो। ये सिंपल तरीका है एलसीएम लेने का। ऊपर तो हो गया यहाँ पे 2x प्लस 2, नीचे है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x। अब इसको एक साइड लेके जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण बन रहा है। तो ये सब ध्यान में रखना, ठीक है, द्विघात समीकरण। और अब आप सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। तो हमारे पास ये मान लो कि एक द्विघात समीकरण ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है और इसके हल होते हैं। हल का मतलब ये है कि x के मान होते हैं, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की कुछ वैल्यूज़ निकलेंगी, उसे हम कहते हैं कि हमने इसको हल किया है। तो इसको हल करने के आपके पास जो सिलेबस में है दो तरीके हैं, एक तो है गुणनखंड द्वारा और दूसरा द्विघात सूत्र के द्वारा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुणनखंड के द्वारा कैसे हल करते हैं। तो आपके पास जब इनको सॉल्व करने की बारी आएगी तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं गुणनखंड वाले की ही बात कर रहा हूँ। तो जो आपके पास एक तो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब यह है कि जो बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं। तो आपको पता होगा कि गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर 6 के 2 इस तरह से हिस्से करो जिसको प्लस करके 3 आए, तो 3 दूने 6, तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर x माइनस 3 दोनों में है और x माइनस 2 दोनों में है, x यहाँ से और माइनस 2 यहाँ से। जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3, और जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2। तो x के यहाँ पर मान आ गए हैं 2 और 3। ये समझ आ गया आपको। लेकिन यहाँ पे हमने मिडिल में स्प्लिटिंग से इसको निकाला है। और ये कैसे करते हैं देखो, कभी कभार बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मिडिल में स्प्लिटिंग बिल्कुल नहीं आती है। तो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ये सुझाव है कि एक वीडियो जो मैंने बना रखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, आप उसे ज़रूर देखना। देखो, अगर आपको गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है तो आपकी बहुत सारी मैथ्स की प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो एक वीडियो जिसमें मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिखा रखा है कि कैसे गुणनखंड करें, आप उसे ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसको देखेंगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम गुणनखंड करते हैं। तो आप उसको ज़रूर देखें, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो। एनीवे, अब इसके बाद ये तो है, आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसमें इसको हल करो तो यहाँ पर अगेन हम x दोनों में कॉमन लेंगे हम, क्योंकि यहाँ दोनों में x कॉमन आ रहा है। x बराबर 0 हो गया, और जब एक तो ये 0 है और एक ये 0 है, तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा -4, यानी x एक तो 0 आ गया है और दूसरा -4। इसी प्रकार से x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अब इसके बाद क्या करना है, x इज इक्वल टू +-1, यानी 1 और -1। तो ये इसके मूल यहाँ पर इसके ये दो मूल है, एक ये और एक ये, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से आए एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0 और फिर ये कहा हो कि अब इसको हल करो, तो ये जो है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसका आप बोलेंगे कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखना। तो एनीवे, जो मैंने आपको ये बताया, ये गुणनखंड विधि से इनको हल करने का तरीका है, किस तरह से करते हैं। ये जो यहाँ पर ये है, इसको गुणनखंड करने का एक और तरीका है। यहाँ पर ये है ना, आप इसको देखो, तो
इसको गुणनखंड करने का एक और तरीका है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक बारी इसको 0 रखो तो x आ जाएगा -1, एक बारी इसे 0 रखो और x आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आंसर आ गया ना, ये 1 -1 वैसे भी हमारा ये आ गया था। तो ये तो है गुणनखंड के द्वारा। अगेन मैंने आपको बताया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बीच वाले को स्प्लिट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और इसके लिए लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करो और ये वीडियो ज़रूर देखो आप। अब करेंगे हम द्विघात सूत्र के द्वारा। सबसे पहले तो द्विघात सूत्र क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी हम ये करने वाले हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी द्विघात समीकरण, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x के मान होते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x के मान है, इसको हम द्विघात सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हेल्प से हम x के मान ज्ञात कर सकते हैं, इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये वही मैं ले रहा हूँ जो मैंने पहले लिया था, जिसमें x के मान 2 और 3 आए थे, यानी जिसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किया था। लेकिन हम यहाँ पर इसको इस मेथड से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो आप कंपेयर करके यानी तुलना करके देख सकते हैं, a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर -5 है और c जो है वो है 6। तो a b c हमें मिल गए हैं ना। तो x हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, है ना, बिल्कुल यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू a1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट और ये होगा 25 माइनस 6 चौके 24 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया, एक बचा, एक का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर एक बार तो प्लस करेंगे हम और एक बार माइनस करना होता है। तो जब प्लस किया तो ये 5 रख 6/2 आ गया, माइनस किया तो 4/2 आ गया। 6/2 होता है 3 और 4/2 होता है 2, 3 2, वही आंसर आ गया जो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आए थे। तो ये तरीका है द्विघात सूत्र के द्वारा कैसे हम समीकरण को हल करें। और एक और समीकरण है हमारे पास, अगर हमारे पास है मान लो 4x² इज इक्वल टू 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये है, इसको हमने हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे इससे, किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a तो है x² के साथ में, तो a तो यहाँ पर आ गया 4। जो b है आप देख सकते हैं x के साथ b है, बट यहाँ x तो है ही नहीं ना, तो वो तो हो गया 0। जो c है ये आ जाएगा -9। तो a b c आ चुके हैं। अब हम ये रखते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू -b यानी -0 प्लस माइनस अंडर रूट b², फॉर्मूला यह है, तो यानी 0² माइनस 4ac, 4a हमारा 4 है और c है -9 अपॉन 2a, 2 इंटू 4। अच्छा ये तो हुआ 0, इसको हटाई दो, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस, 4 चौको 16, 16 में 144/8। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो 144 है इसका वर्गमूल होता है 12, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 12/8। अब एक बार प्लस आएगा
और एक बार माइनस आएगा। 12/8 होता है 3/2, तो एक बारी 3/2 प्लस का है और एक बारी 3/2 माइनस का है, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से द्विघात सूत्र की मदद से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। देखो, अब हमारे पास है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि जो मूल हैं, यानी मूल क्या होते हैं, x के मान होते हैं। तो जब हमारे पास कोई समीकरण होता है, यानी जैसे मान लो कि x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। और इसके मूल, तो इसके मूल क्या आए थे हमारे, 2 और 3 आए थे ना, हमने पहले सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, तो ये इसके मूल हैं। अब इस मूलों की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति मतलब ये जो यहाँ पर 2 और 3 लिखा है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटी में हम क्या देखते हैं कि क्या ये वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो पहला पॉइंट तो होता है कि वास्तविक या फिर अवास्तविक। या तो आप इसको अवास्तविक लिखो या आप इसे काल्पनिक लिख सकते हो। और ये आप सीधे लिख सकते हो, ये यही है, ठीक है, इसी का मतलब है ये। और ये आप सीधे लिख सकते हो कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं। और ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, वास्तविक नहीं। आई मीन या तो वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। इसके बाद अगर वास्तविक नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, उसको तो हटा ही दो। अगर वास्तविक है तो फिर हमारे पास इसमें कंडीशन होती है कि वो या तो परिमेय है और या अपरिमेय है। ठीक है, और साथ साथ में अगर देखो अपरिमेय और परिमेय होंगे तो इसके जो मूल होते हैं ये हमारे पास दो तरह से होते हैं। परिमेय में दो केस आते हैं, समान और असमान। अपरिमेय में हमारे पास केवल और केवल असमान ही होता है, परिमेय में समान और असमान दोनों होते हैं। अभी ये सब मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 और 3 आए हैं, तो पहली बात तो आप बोलोगे कि ये है वास्तविक, यानी अगर मैं इसके प्रकृति की बात करूँ तो ये वास्तविक दिख रहा है, 2 3 ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके अलावा वास्तविक तो है और फिर परिमेय भी है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये असमान है। तो ये है वास्तविक है, परिमेय है और असमान है, ये इनके मूलों की प्रकृति है। अगर हमारे पास मान लो कि ये है x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x क्या आएगा, देखो x² बराबर हो जाएगा 5 और x हो जाएगा प्लस माइनस √5, यानी एक तो आएगा √5 और दूसरा माइनस में √5। अब इसकी प्रकृति क्या दिख रही है आपको, तो आप साफ से बोलोगे कि देखो पहली बात तो ये बिल्कुल वास्तविक है, तो वास्तविक है। और साथ में क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन असमान है। तो वास्तविक है, अपरिमेय है और असमान है। अब आप ये सोचोगे कि सर ये वास्तविक और अवास्तविक और मतलब क्या है ये वास्तविक काल्पनिक। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपको कभी रूट में माइनस दिख गया, जैसे -3 रूट में है, तो ये तो वास्तविक नहीं है। और यानी कि अगर आपके पास x का कोई इस तरह से मान आ रहा है, वास्तविक नहीं है। या फिर x² कभी माइनस में आ रहा है, जैसे x² माइनस 3 ये आ गया, तो ये वास्तविक नहीं का केस बनेगा। इसके अलावा कुछ भी हो सारे वास्तविक होंगे। यानी अगर √2 है ये भी वास्तविक है, 2 है ये भी वास्तविक है, 0 है ये भी वास्तविक है, -3.5 है, ये सभी वास्तविक है। हाँ, रूट के अंदर अगर कभी माइनस आ गया या फिर अगर कोई स्क्वायर है और वो माइनस में है,
तो वो वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये है वास्तविक अवास्तविक, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि किस प्रकार से हमें पता चलता है मोलों की प्रकृति, और इसमें इसका क्या रोल है जो हम यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ। विविक्त कर की बात यहाँ पर हो रही है, ये है विविक्त कर, जिसको हम कहते हैं b² माइनस 4ac। अब आप देखेंगे कैसे इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि ये इसके मूल किस प्रकार से होंगे। मीन्स पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं, जैसे हमने यहाँ पे पूरा हल किया ना, लेकिन बिना हल किए हम आराम से बता सकते हैं कि इसके मूल किस प्रकार के हैं। तो देखो हमारे पास जब भी कोई द्विघात समीकरण होता है, जैसे मान लो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। तो इसमें होता है एक जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, इसको डी से सिंबलाइज करते हैं, ये विविक्त कर है, और ये होता है b² माइनस 4ac। इसको फाइंड करने के बाद आपको पता चल सकता है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। तो देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ध्यान से देखो, ये पूरा टेबल मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर ये b² माइनस 4ac अगर ये है या तो ज़ीरो या पॉजिटिव, मतलब या तो ज़ीरो या पॉजिटिव है, तो जो इसके मूल होंगे ये वास्तविक हैं। लेकिन अगर ये आया माइनस में तो इसके मूल हैं वास्तविक नहीं। सीधी सी बात है, इसका ध्यान रखना। अब वापस इस पे आ जाओ। तो मैंने कहा था ना कि अगर या तो ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो तो वो होते हैं वास्तविक। तो ज़ीरो के केस में क्या है और पॉजिटिव के केस में क्या है, यहाँ पे देखो। अगर ज़ीरो है तो वास्तविक, तो जैसे मैंने कहा दोनों केस में है, या तो ज़ीरो होगा और या फिर पॉजिटिव संख्या होगी। तो एक काम करते हैं, मैं ज़ीरो पे थोड़ा रुक के आऊँगा, पहले मैं पॉजिटिव संख्या की बात करूँगा। अब पॉजिटिव संख्या भी दो प्रकार की हो सकती हैं। पॉजिटिव संख्या भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो है पूर्ण वर्ग और दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं। पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे मान लो कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये सब पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग नहीं का मतलब मान लो जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, इस तरह से। तो जब भी हमारे पास होंगी संख्याएं पूर्ण वर्ग तो हमें मिलेंगी परिमेय संख्याएं, मूल जो होंगे वो परिमेय होंगे, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय मूल होंगे। ठीक है। अच्छा, ज़ीरो के केस में क्या होगा, ज़ीरो के केस में भी परिमेय मूल होंगे, लेकिन ध्यान रखना जब ज़ीरो आएगा तो मूल होंगे समान, और जब पॉजिटिव आएगा कुछ और ज़ीरो के अलावा तो मूल होंगे असमान। ये चार्ट आप बिल्कुल चिपका दो अपने दिमाग में, और मैं आपको अभी एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। देखो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है कि आई मीन 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। तो सीधे से आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac करेंगे। अब यहां पर देखो, a ये है, b ये है, c ये है, ओके, कंफ्यूज मत होना। b² यानी 3² माइनस 4ac, 4a एंड c। अब ये हुआ 3 3 9 माइनस 4 4 16 2 32, और ये हुआ -23। अब ये माइनस में आ गया, जैसे ही ये माइनस में देखा तुरंत हम बोलेंगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, और कहानी खत्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अच्छा, और अब अगर आपके पास मान लो कि ये है 3x² प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, बी यानी 6, ए यानी 3 और सी यानी -1, तो ये हो जाएगा 36 माइनस माइनस का प्लस, 4×3 12 और ये हो गया 48। अब ये पॉजिटिव है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो इसके मूल तो होंगे वास्तविक। पहली बात तो ये कि वास्तविक लिखेंगे हम। अब ये किस प्रकार का पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, क्या ये 0 है, आई मीन पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में तो असमान होते हैं। लेकिन किस प्रकार का पॉजिटिव है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग तो नहीं है, 48 पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो आप यहां पे लिखेंगे अपरिमेय। ये है ये मैजिकल चार्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसकी हेल्प से आप किसी के भी मूलों के प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे पास से मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, क्या किस प्रकार से संबंध इनमें होते हैं, तो देखो फिर से हम एक जो समीकरण है वो लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 2 होती है तो इसके मूल भी 2 होते हैं। एक मूल अल्फ़ा है और दूसरा मूल बीटा है, ये इसके मूल हैं। मूल का मतलब x के मान, x के 2 मान होते हैं, तो एक अल्फ़ा और एक बीटा नाम दे दिया है। तो जब हम इनके मूलों के योग की बात करते हैं, मूलों का योग यानी इनको प्लस करना होता है, तो वो होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल, तो उनमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है c/a। ये ध्यान रखना, योगफल और गुणनफल। तो हमारे पास अगर है, मान लीजिए कि 4x² प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और हमें मूलों के योग और गुणनफल ज्ञात करने हैं, तो मूलों के योगफल क्या होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a करेंगे। देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो यानी b तो 3 है और a है 4, ये आ गया है। और मूलों का गुणनफल जब हम करेंगे तो ये है c/a, तो यानी -6/4, थोड़ा कटेगा ये, तो -3/2 आ जाएगा, 2 3 6 2 2 4। इस प्रकार से मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। अच्छा, अगर आपके पास योगफल दिया है और गुणनफल भी दिया है, तो समीकरण क्या बनती है इससे, ये ध्यान रखो, समीकरण होती है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, और ये 0 हो गया है, ये समीकरण बनती है। यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि मूलों का योगफल दिया है -3 और गुणनफल दिया है 4, तो समीकरण बताओ, द्विघात समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, तो आप सीधे समीकरण यहाँ पे लिखेंगे कि x² माइनस योगफल यानी -3 और गुणनफल यानी 4, और ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस प्रकार से हम तो ये भी ध्यान रखना, अगर योगफल और गुणनफल दिए हों तो इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या है, देखो आपके पास कभी कभी मान ज्ञात करने को आ जाता है, किसका, α² प्लस β², या फिर 1/α प्लस 1/β, या फिर 1/α², 1/β², या फिर α³ प्लस β³। तो इन सब के मान अगर हमें निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, या कैसे भी हो सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन किसी भी प्रकार से ऐसा आ सकता है कि α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे करें, ध्यान से देखो इस चीज़ को। तो आपके पास एक
द्विघात समीकरण दिया होगा क्वेश्चन में, और द्विघात समीकरण में फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये है और हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम मूलों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होगा, देखो वो होता है -b/a। अब b तो यहाँ पे -2 है, a 1 है, तो ये तो सिंपली 2 हो गया। मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, ये है c/a, c है 3, a है 1, और ये आ गया 3। तो योगफल ये है और गुणनफल ये है। अब हमें इनके मान ज्ञात करने हैं इन दोनों की मदद से। कैसे करें देखो, तो एक एक करके करते हैं इन्हें। सबसे पहले हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे हम इसी को सॉल्व करें, ठीक है ना। इनको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं फिलहाल। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ये है 2 का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा है 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमारे पास है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको देखो सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लें, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो आप नोटिस करेंगे ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से 2 रख देंगे और यहाँ 3 रख देंगे, इसकी वैल्यू आ गई है। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास है, देखो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, तो ये होगा, देखो एलसीएम आया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इधर गया और ये इधर आया। अच्छा, अब देखो वैसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले ही फाइंड कर चुके हैं, और अगर हमने नहीं फाइंड किया होता तो ऐसे ही फाइंड कर लेते हम। तो ये तो हम सीधा ये रख देते हैं यहाँ पे -2 यहाँ की हेल्प से। अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, किसका स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, और अल्फ़ा बीटा कितना हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये -2/9 हो गया है। ये बात यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, नहीं अगर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होते तो आप दोबारा करते, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिखा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान रखना इसको भूलना मत, ये फॉर्मूले को ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, वो तो हमने ये यहाँ से लिखा और ये यहाँ पे ऑलरेडी था, तो टोटल ये हो जाएगा, यानी 3 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 4 - 9 -5, और ये -10 आ गया है। ओके, तो ये क्लियर हो गया है, समझ आ गया है। और इसके बाद फाइनली एक और था, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। एक्चुअली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया हमने, और अंदर बचा यहाँ से अल्फ़ा और यहाँ से बीटा, और ये तो बड़ा सिंपल है, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर 3 है और अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, ये 6 आ गया है, यानी इसकी वैल्यू 6 है। तो इस तरह से किया जाता है। और अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत बार बार आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बीच में, तो पहले ही उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, आपके पास जब क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें कभी कभार इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्रमागत या तो पूर्णांक पूछे जाते हैं या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं।
तो जब भी आपके पास इस तरह से आए क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो आप क्या लेंगे, एक x होगा, फिर एक x+1, x+2, x+3, जितने भी होंगे इस हिसाब से लेंगे। यानी आप ध्यान में रखें कि उनका गैप 1 1 का होना चाहिए, ठीक है ना। x, x+1, x+2, अगर केवल 2 संख्याएं हैं आप बस इतना लेंगे, 3 संख्याएं हैं तो आप x+2 कर देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद है क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्याएं। तो उस केस में आप लेंगे x, x+2, x+4 और इस तरह से लेंगे। मीन्स 2 2 का गैप होना चाहिए। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं कि सर सम संख्या के लिए भी यही ले, विषम के लिए भी यही ले। यस, उसका रीज़न यह है कि सम संख्याओं में भी 2 2 का गैप होता है और विषम में भी 2 2 का गैप होता है। तो इसका आप ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चंस जब हम बनाते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आते हैं आयु संबंधी क्वेश्चंस। आयु संबंधी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए कि अगर 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी और 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु बताइए। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा जब पहले आप जाएं, मान लो कि आपने वर्तमान आयु ले ली है x, अगर है 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व, तो उसमें आप माइनस कर दें, और 3 वर्ष पश्चात, तो उसमें प्लस कर दें। सीधी सी बात ये है। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए कि कोई संख्या है 2 अंकों की संख्या, और फिर ऐसा कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों का योग इतना है, और अगर हम उसमें इतना जोड़ दें तो उस अंक पलट जाते हैं। तो जब भी आपके पास ये आए तो 2 अंकों की संख्या हमेशा आपको लेनी है 10x + y, जहाँ पे एक x है और एक y है, यानी x दहाई की संख्या है और y इकाई की संख्या है। इस प्रकार से आप ध्यान दें इस बात को। और जब हम इसको पलट देंगे, यानी अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी, अंक पलटने पर संख्या जो बनेगी वो हो जाएगा 10y + x। तो ये है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं नाव और धारा से संबंधित। तो देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन में देखो, नाव की गति अगर x है और धारा की गति अगर y है, तो 2 केस बनते हैं। एक केस होता है धारा के अनुकूल, मतलब आप पानी के साथ साथ जा रहे हैं, उस केस में हम इनको प्लस कर देंगे। नाव और धारा की जो चाल है, यानी यहाँ पर लिखा होगा कि x किलोमीटर प्रति घंटा और ये होगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जब आप अनुकूल जा रहे हैं, यानी धारा के साथ साथ आप जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, और विपरीत दिशा में अगर जा रहे हैं, यानी इसको हम प्रतिकूल भी कहते हैं, तो इसमें हम माइनस कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये सभी इनके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। और अब इसके बाद हम करेंगे इनके MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम कुछ और भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, इसका विविक्त कर है। तो विविक्त कर होता है b² - 4ac, यह है विविक्त कर, हमने ये ज्ञात करना है। तो देखो, जब हम इस तरह से द्विघात समीकरण को लिखते हैं तो इसको हम तुलना करते हैं। देखो यहाँ पर b² - 4ac है ना, तो इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये कहाँ से पता चलेगा। तो जो हमारे पास ये समीकरण दिया है x² - 4x + 1 = 0, इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a है 1, b है -4 और c है फिर से 1। तो ये सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, b² - 4ac, तो -4 का स्क्वायर -4ac, a भी 1 है और c भी 1 है। तो
तो ये 16 माइनस 4 आ गया है और ये आ गया है 12। ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि हाफ इस समीकरण का मूल है तो के का मान ज्ञात करो। तो सीधी सी बात यह है कि एक्स की जगह पे हम हाफ रख देंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक्स की जगह पे रखते हैं हाफ प्लस के इंटू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम हाफ रख रहे हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये के अपॉन 2 हो गया है और ये 5/4। अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, या एक काम करते हैं इसको उधर लेके चलो और इसे भी उधर लेके चलते हैं। तो k/2 इज इक्वल टू 4, 5 में -1 यानी यहाँ पे ये होगा ना 5 - 1, तो k/2 इज इक्वल टू 4/4। तो 4 से 4 कटा 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू 2 आ गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। क्वेश्चन नंबर 3, k का मान जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि b² - 4ac 0 होता है, तब मूल बराबर होते हैं। याद करो, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं वहाँ पे कि जब मूल बराबर होते हैं तो जो विविक्त कर b² - 4ac 0 होता है। अब यहाँ पर देखो b क्या है? -k, a है 2 और c है k। तो ये हो गया k² - 8k, k कॉमन लिया, k - 8 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे। k को 0 रखा, ठीक है, और एक बार हम इसको 0 रखेंगे तो इससे k आ गया है 8। तो 0 और 8, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समीकरण इसका विविक्त कर 14 है तो k का मान क्या होगा? विविक्त कर यानी b² - 4ac, ये है 14। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये जो है यहाँ पर x भी है क्वेश्चन में, ठीक है ना, यहाँ पर ये x है, तो ये a है, ये b है और ये c है। तो ये हो जाएगा -3√2² -4 इंटू a है k और c है 4√2। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 × 9, 9 दूनी 18 हो गया, 4 चौको 16, √2k इज इक्वल टू 14। अब ये इधर जाएगा तो -16√2k इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल और k हो जाएगा 4/16√2, 4 चौको 16 यानी 1/4√2। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसके मूल हैं, इसके यहाँ पर लिखा है 4 वास्तविक मूल हैं, 2 वास्तविक मूल हैं, कोई भी नहीं है या एक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, देखो x² + 1 इसका स्क्वायर है और -x² है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे a² - b² अप्लाई करते हैं। एक बारी प्लस किया, एक बार माइनस किया। आपको ये बात समझ आई? देखो, इसे a मान लो और ये b मान लो, तो आप जानते हैं कि a² - b² होता है a + b इंटू a - b, होता है ना ये। तो यहाँ पर वही किया हमने, a + b किया है और फिर a - b कर दिया है। इससे क्या होगा कि 2 अलग अलग समीकरण हमें मिल गए हैं, एक x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 और एक है x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका विविक्त कर निकालो, क्योंकि तभी पता चलेगा ना वास्तविक है कि नहीं है। तो हमने निकाला यहाँ पे b² - 4ac। तो यहाँ पे हम देखो b² - 4ac यानी ये हो जाएगा 1²20, ये देखो a 1 है, b भी 1 है और c 1 है,
तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ये -3 आ गया है। तो -3 है यानी माइनस में है, तो जब भी ये माइनस में होता है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी ये तो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे हम। इस बारी जो b है वो -1 है, लेकिन a और c दोनों +1 है, और ये फिर से -3 आ गया है, यानी ये भी नहीं, यानी कोई भी वास्तविक मूल्य इसका नहीं है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरा तरीका है कि आप एक और तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न हुई हो तो देखो, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और -x स्क्वायर तो यहाँ पे है ही बैठा हुआ, तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के देखो तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 यानी यही -3 आ गया है। इसका मतलब ये कि जब यही इसका भी कोई वास्तविक मूल नहीं है तो फिर x का वास्तविक कैसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। वैसे मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आपको क्लियरली समझ आया होगा। दोनों में से जो भी आपको सही लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ओके, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वो होना चाहिए पॉजिटिव, 0 भी नहीं होना चाहिए, कोई धनात्मक संख्या होनी चाहिए। अब ये हमें चारों में लगा के देखना पड़ेगा, तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। चलो ए से अगर हम देखें तो ट्राई करके देखते हैं। बी स्क्वायर, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी स्क्वायर यानी यहाँ पर मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 9 2 18 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, ये कटा और ये भी 18 आ गया है, और ये 0 आ गया है। 0 नहीं होना चाहिए ना, 0 होंगे तो समान हो जाएंगे, तो इसके मूल तो समान है, हमें तो भिन्न चाहिए, तो ये हटा दो। अब b की बात करते हैं, तो यहाँ पे चेक करो, b ये a 1 है, b भी 1 है और c -5 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं हम हर बार। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 20 और ये आ गया है 21। ओके, तो यही तो हमें चाहिए था, पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो वास्तविक है, और अगर यहाँ पर 0 होता तो ये भिन्न नहीं होते, फिर समान हो जाते, लेकिन 0 नहीं है, ये है। अच्छा, फिर भी एक बार ट्राई के लिए सी देख लेते हैं, तो सी पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ। बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है और c 2√2 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8√2। √2 होता है 1.414, और क्लियरली ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 14 8 112, तो ये तो माइनस में ही आएगा, तो इसके तो वास्तविक भी नहीं है, और ऐसे ही ये। तो आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके मूल हैं। वेल, इसके हम गुणनखंड करेंगे और हम इसके वैल्यू फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। वैसे एक तरीका ये भी है कि इन मानों को आप यहाँ रख के देखो और कोई ना कोई फिट बैठ जाएगा, दोनों सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो इसका प्रॉपर तरीका है वो है कि इसका गुणनखंड करो। 12 या 36 के 2 भाग करो, जिसको माइनस करके 5 आए तो 9 चौको 36, बिल्कुल। 12x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया हमने 3, अंदर 4x प्लस 3 बचा, ये 4 होना चाहिए ना, और यहाँ -1 कॉमन आया तो 4x प्लस 3, 4x प्लस 3
3x-1। अच्छा, जब हम इसे ज़ीरो रखेंगे तो x आ जाएगा -3/4, और जब इसे ज़ीरो रखेंगे तो x आ जाएगा 1/3। तो -3/4 एंड 1/3, इसका ऑप्शन 1/3 माइनस, ये ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, है ना, 1/3 -3/4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ओके, तो वैसे देखने से ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, और ये भी लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। डी वाला देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, 2 इंटू दिस, यानी 2 दूनी 4, और राइट हैंड साइड है x4 + 3 + 4x²। तो अब हुआ क्या कि इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो हमारे पास केवल बचा ये -3। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी आप किसी को भी सॉल्व करके देख लो, आप चाहे इसको सॉल्व करके देख लो, तो देखो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 3x² - 5x। और जब ये उस साइड जाएगा, या मतलब किसी भी एक साइड आप लेके चले जाओ, तो ये जाएगा x² - 5x - 2√6x - 3 इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, और बाकी दोनों भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि b 0 है और c जो है वो यानी वो माइनस में है, तो मूलों के संख्यात्मक रूप से बराबर और विपरीत चिन्ह हैं। अच्छा, मूलों के चिन्हों की बात करना चाह रहा है ये। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं मूलों के योग की बात करूँ तो क्या होगा, -b/a। अब a तो 1 है, तो उसको तो हटा दो। और मूलों के गुणनफल की बात करूँगा तो ये है c/a। a फिर से 1 है, तो ये हो जाएगा केवल c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये बोला गया कि b तो 0 है, तो ये तो हो गया 0। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा + बीटा बराबर है 0, और जो इनका गुणनफल है वो माइनस में है। ध्यान रखना, इनका गुणनफल माइनस में है। तो माइनस में होने का मतलब ये है कि अगर एक प्लस है तभी तो दूसरा माइनस होगा। देखो ये क्या लिखा है, <0 है ना, यानी अल्फ़ा बीटा जो है इनका गुणा 0 से कम है। 0 से कम का मतलब है कि माइनस है। ये माइनस कब होगा? ये माइनस तभी होगा जब एक प्लस और दूसरा माइनस हो, या फिर पहला वाला माइनस दूसरा प्लस हो, तभी तो इनका गुणनफल माइनस होगा। और अगर यहाँ पे हम देखें कि इनको प्लस करके 0 आ रहा है, तो बिल्कुल इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू -बीटा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हैं तो बराबर, लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं। तो वो यहीं से भी हमें पता चल गया था, और यहाँ से भी पता चल गया कि इनके चिन्ह विपरीत हैं। तो बिल्कुल ये ट्रू है। ये बात क्लियर समझ आ गई है? अगर आप एक को 2 ले लो, दूसरे को -2 ले लो, तो आप नोटिस करेंगे कि इनकी ये वाली कंडीशन भी पूरी फुलफिल हो रही है, और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो वही क्वेश्चन में कि संख्यात्मक रूप से तो बराबर हैं, लेकिन चिन्ह के विपरीत हैं। तो ये बात सत्य है, ट्रू है। 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 110 है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? देखो, तो यहाँ पर एक x ले लेते हैं, दूसरा है x+1 और तीसरा x+2। तो 3 क्रमागत पूर्णांक हमारे हो गए हैं। इनके वर्गों का योग, तो यानी x² + x+1² x+2², और ये है 110। तो ये हो जाएगा x² + a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और इसका स्क्वायर करेंगे a² + b² + 2ab, और 110 इधर। x² एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये हो गया 3x², 2x 4x यानी 6x, 1 और ये है, तो ये हो गया 4 और 1 5। तो
जब ये इधर आएगा तो 110, जब इधर आएगा तो 5 माइनस हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा। अब तीनों में 3 का भाग दे सकते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इनके गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे ये होगा 5 7 35 और 7 में से 5 गया 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लिया, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 रखेंगे तो ये तो माइनस आ जाएगा x, इसको 0 रखने पे ठीक है, क्योंकि x आ जाएगा 5 और ये धनात्मक में चाहिए ना, क्योंकि इसको 0 रखते तो माइनस में आ जाता, x माइनस 7 आ जाता। तो x बराबर 5 है और ये सबसे छोटा है, यानी एक 5 होगा, दूसरा 6 और तीसरा 7, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है ये। और अब हमारे पास है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x बराबर ये है और ये समीकरण इसका मूल है तो पी स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, पहले p निकालना है, तभी पी स्क्वायर प्लस 1 निकलेगा। तो x 1/3 √3 हमें रखना है यहाँ पे। तो देखो 1/√3 का स्क्वायर है ना, √3 माइनस √2 इंटू 1/0, ये हो जाएगा p/3, और ये है √3/√3 माइनस √2/√3। दोनों को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। इसका कारण है क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं this/this लिखूंगा तो ये कट के 1 आ जाएगा और 1 से 1 ये कट जाएगा। तो p/3 प्लस 1 माइनस √2/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कट गया और ये आ जाएगा p/3 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा √2/√3। तो p हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3√2/√3। अब यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, यानी ऊपर नीचे अगर हम √3 का गुणा करें तो √3 इंटू √3 होता है 3, और ये √2 इंटू √3 यानी ये बन जाएगा √6। तो p हमें मिल गया है √6। यहाँ तक सब क्लियर है। और बस फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 1, यानी 6 प्लस 1, और ये हो गया है 7। ये हमारा आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखो हमारे पास ये दिया है, इसमें x का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एलसीएम जैसे हम लेते हैं, अपॉन x इज इक्वल टू 15/x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 16 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इज 15x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है 16x में से एक x गया तो बचा 15x, और प्लस 16 ये है और ये 15x, वो भी इसको इस तरफ लेके आ जाओ। तो ये अब ये इससे कट गया है, हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसे कंटिन्यू करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कटा, एक्स स्क्वायर आ गया है 16 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यानी x 4 और माइनस 4, ये हमारा आंसर है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो
देखो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आओ, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्या इसके गुणनखंड पॉसिबल हैं? अगर हम यहाँ से ए एक्स कॉमन लें, एक्स माइनस ए बिल्कुल पॉसिबल हैं। ब्यूटीफुल, ए एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स माइनस ए, माइनस वन कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए और अंदर बचा ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक बार इसको ज़ीरो रखेंगे, एक बार इसको ज़ीरो रखेंगे, तो एक्स माइनस ए अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए आ गया है। और जब हम ए एक्स माइनस वन को ज़ीरो रखेंगे तो ए एक्स आ गया वन, और इससे हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए। तो एक्स के मान जो हैं वो है ए और वन अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण को हल करें। तो यहाँ पर हमने इसे हल करना है, तो सीधे से हम लिखते हैं कि इसकी तुलना करने पर, यानी किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो से तुलना करने पर तो ए क्या आया, जो एक्स स्क्वायर के साथ है यानी √3, बी क्या है, जो एक्स के साथ है यानी 11, और सी जो कि ये नंबर है यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी यानी माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सब की वैल्यू हमने पुट कर दी है, एंड आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इलेवन का स्क्वायर 121, अच्छा ये हुआ 6 चौको 24 और 24 थी 72, 6 चौको 24 24 और ये √3 इंटू √3 3, तो ये आ गया है 72 डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये आ जाएगा 2849, एक्सीलेंट, 2√3। तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस 7 अपॉन 2√3। एक बार हम प्लस करेंगे, यानी -11 प्लस 7 अपॉन 2√3, और एक बार माइनस करेंगे, -4 अपॉन 2√3 माइनस 18 अपॉन 2√3। अब यहाँ पे 2 से ये काटा तो ये हो गया, और ये 9, तो बेसिकली ये हो जाएगा -2 अपॉन √3 माइनस 9 अपॉन √3। अब यहाँ पर जो अपॉन इस ये है, इसको अगर हम रैशनलाइज करें, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करें, तो √3 इंटू √3 होता है 3, और 3 से ये कटेगा 3 बार, 3 3 9, तो बेसिकली यहाँ पर ये आ जाएगा -2 अपॉन √3 और ये -3√3। ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कपड़े के एक टुकड़े की कीमत 200 रुपये। तो ये कोई लंबा सा कपड़ा है, उसकी कीमत 200 रुपये है। अगर ये टुकड़ा 5 मीटर लंबा होता, कपड़े के प्रत्येक मीटर की कीमत 2 रुपये कम होती, तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती। तो जो कपड़े का टुकड़ा है कितना लंबा है और प्रति मीटर की कीमत क्या थी। देखो सिंपल क्वेश्चन है वैसे। तो यहाँ पर माना कि जो टुकड़ा है वो उसकी लंबाई है x, x मीटर है, इतना लंबा।
कपड़ा। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या थी? प्रति मीटर कपड़े की कीमत। अब यहां पर देखो, दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम इसको y लिख दें और या फिर 200/x। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। चलो मैं फ़िलहाल इसको y लिख देता हूँ। यहाँ पर पहली कंडीशन के हिसाब से इनका गुणा अगर हम करें तो आएगा 200। ठीक है, देखो कपड़े की जो कीमत, 1 मीटर की कीमत y है और टोटल कपड़ा x मीटर लंबा है, तो कुल कीमत क्या होगी भाई? जितनी कपड़े की लंबाई है उसमें 1 मीटर कपड़े की कीमत अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कीमत आ जाती है ना। तो यानी XY आ गया है 200। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखो। ओके, अब जो लंबाई है वो क्या है? कपड़े की लंबाई जो दूसरी शर्त में बोला गया है 5 मीटर लंबा, ये कपड़े की लंबाई है। और जो प्रति मीटर कीमत है, प्रति मीटर कीमत वो 2 रुपये कम, यानी y अगर पहले थी तो 2 रुपये कम, y-2। अब पहले की जैसे फिर इनका अगर हम गुणा करें तो कुल कीमत पता चल जाएगी कि पूरे टुकड़े की कीमत क्या है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पूरे टुकड़े की कीमत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यानी अभी भी ये 200 ही है। इतना क्लियर हो गया है? तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें देखो, पहली बात तो इसको गुणा करते हैं आपस में। ये हो जाएगा XY - 2x प्लस 5y - 10 = 200। अब XY और 200 बराबर है ना? XY बराबर 200 है ना? तो ये तो कट गया यहाँ से, बचा क्या? -2x प्लस 5y - 10 = 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यहाँ से y की वैल्यू पुट करनी है, तो y है 200/x, इसको यहाँ पुट करना है, तो -2x प्लस 5 × 200/x - 10 = 0। पूरे में x का गुणा करो जिससे कि नीचे से x का टेंशन ख़त्म हो जाए। तो -2x² प्लस 1000 -10x = 0। अब देखो हमें हमेशा पहला ये पॉजिटिव रखना होता है, तो ये हो जाएगा 2x², ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी सबके चिन्ह हम बदल देंगे। और अब पूरे में 2 से भाग दे दो, तो ये होगा x² प्लस 5x - 500। ये हमने सारी मेहनत की केवल इसको सही तरीके से लिखने में। अब देखो 500 के ऐसे 2 भाग करो गुणा करके, तो ये आना चाहिए और माइनस करके 5 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? तो देखते हैं 500 का क्या हो सकता है। 500 होता है 5 × 10 × 10 होता है ना 500। 5 × 2 × 5 × 10। ओ मिल गया, 5 दूने 10, सॉरी 10 दूने 20 और 5 × 5 = 25, 20-25 बिल्कुल सही। तो ये होगा x² प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 = 0। x कॉमन लिया, x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन लिया, x प्लस 25, x प्लस 25 x माइनस 20 = 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको ज़ीरो रखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, यानी अगर हम x प्लस 25 को ज़ीरो रखते हैं तो x माइनस में आ जाएगा। अब कपड़े की लंबाई माइनस में तो होगी नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया।
x माइनस 20 अगर 0 है तो x आ गया 20, ये सही है। तो कपड़े की लंबाई है 20 मीटर। अब देखो अगर x 20 है तो y क्या होगा, 200 बटे x ना, तो ये हो जाएगा 200 बटे 20 यानी 10। x निकल गया, y निकल गया। तो यानी जो कपड़ा है वो 20 मीटर लंबा कपड़ा और कपड़े की कीमत है 10 रुपये प्रति मीटर। ये हमारा आंसर आ चुके हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर 4 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का अंतर, तो माना संख्याएं x और y हैं, तो इनका अंतर है 4 और इनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 4/21। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलत लिख रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि अगर x माइनस वाई 4 है तो फिर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि x बड़ा है और y छोटा है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ x बड़ा है y छोटा है, तो मुझे यहाँ पर y यहाँ पर लिखना चाहिए और x यहाँ पर लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर y छोटा है तो 1/y बड़ा होगा, x बड़ा है तो 1/x छोटा होगा, और इनका माइनस क्योंकि पॉजिटिव है तो यानी ये बड़ा होना चाहिए। आपको समझ आ रहा है ना ये? तो जो संख्या बड़ी होती है अगर हम उसको उल्टा करते हैं तो छोटी हो जाती है। क्योंकि x मैंने बड़ा लिया है तो, और y छोटा लिया है तो इसीलिए 1/y बड़ा होगा और 1/x छोटा होगा। तो हम पहले बड़ा फिर छोटा लिखते हैं ताकि माइनस करके पॉजिटिव आए ये। एनीवे, तो हमारे पास ये है और हमें ज्ञात करना है क्या, x और संख्या ज्ञात करनी है, x y ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसका ये सिंप्लीफिकेशन एलसीएम जिसको कहते हैं ये ले लिया हमने। अब x माइनस वाई तो दोबारा से यहाँ से उठा के रख दो 4, 4 से 4 कटा और एक्स वाई तो 21 आ गया। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे और एक द्विघात समीकरण बनाएंगे जिसके लिए ये चैप्टर है। तो y की जगह पे क्या रखें? देखो y इधर आएगा, 4 इधर आएगा, तो हमें मिल जाएगा x माइनस 4 y की जगह पे, समझे ना? तो ये होगा x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 7x प्लस, देखो 7 या 21 और 7 में से 3 गया 4, इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ इसको। x कॉमन लिया, x माइनस 7, 3 कॉमन लिया, x माइनस 7, x माइनस 7, x प्लस 3। x माइनस 7 को अगर हम 0 रखें तो x आएगा 7, और अगर हम x प्लस 3 को अगर 0 रखें तो x आएगा माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर जो x है उसको हम रखेंगे 7। तो दूसरा जो नंबर है वो क्या है? देखो यहाँ पर रखो 7 को, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y उधर जाएगा, 7 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा। तो x 7 है और y 3 है, ठीक है, ये है। अब इसको वैसे हम यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला नहीं है कि संख्या धनात्मक ही है, अगर संख्या ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे अगर x माइनस 3 है, ये भी तो हो सकता है ना, तो पुट करते हैं यहाँ पे x माइनस 3 है तो y क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी नॉट 7, x की जगह पे माइनस 3 रखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी 7, और y माइनस 7 आ जाएगा। तो ये हो गया है x इज इक्वल टू, यानी जो संख्याएं आ गई हैं -3 -7, और यहाँ पे संख्याएं जो हैं 7 और 3, तो ये दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन में अगर होता कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो फिर हम माइनस वाला रिजेक्ट कर देते, बट ऐसा नहीं है तो हमें ये भी लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7,
एक समकोण त्रिभुज का परिमाप ये है और इसका कर्ण 29 सेंटीमीटर है। अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो जो समकोण त्रिभुज है इसमें कर्ण 29 है। अच्छा, अब एक भुजा ये जो लंब है इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, हमने याद करने हैं। तो पहली बात तो ये है कि इन तीनों का योग ये है 70, तो x प्लस वाई हो जाएगा, इधर माइनस होके 41। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 29 स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसे लगाया है यहाँ पे। यहाँ से हम इस चैप्टर की जो थीम है उसको पकड़ेंगे। देखो यहाँ अगर हम y देखें तो y क्या है, 41 माइनस एक्स, उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 41 माइनस एक्स स्क्वायर इज 29 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर दो बार है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 82x, और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, ओके, तो 41 का स्क्वायर क्या होगा, ये है 1681। 29 का स्क्वायर क्या होता है, ये है 841। अब इनको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 82x प्लस 840। अब 2 से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को, क्योंकि हो रहा है डिवाइड। अब इसको ब्रेक करो, जिसको प्लस करके 41 आए, तो बहुत ही आसान है कि 21 इंटू 20 हो रहा है, मल्टीप्लाई करके ये और प्लस करके ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20x प्लस 420 इज इक्वल टू 0। और x कॉमन लिया है तो x माइनस 21, 20 कॉमन लिया है x माइनस 21, तो x माइनस 21 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे 0 पुट करें तो x आ जाएगा 21, और जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 20। अंडरस्टैंड? तो अब देखो एक एक करके करते हैं, क्योंकि हमें y निकालना है। तो यहाँ पर अगर x है 21 तो y क्या निकलेगा यहाँ से, y है 41 माइनस एक्स, यानी 41 माइनस एक्स की जगह पे 21 रख दो और ये 20 आ जाएगा। तो बेसिकली जो बाकी दो भुजाएं अगर हम 20 लेते हैं तो ये 41 माइनस 20 करके 21 आ जाएगा। तो बेसिकली जो बाकी दो भुजाएं निकली हैं वो 20 एंड 21 है। तो अन्य दो भुजाएं ट्वेंटी एंड 21, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। अगर आप इसको सत्यापित करना चाहो तो 20 का स्क्वायर करें, मतलब अपने संतुष्टि के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 20 का स्क्वायर किया तो ये आया 400, 21 का किया 441, और इनको मिलाया 841, जो कि 29 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली ये हमारा आंसर सही है। एनीवे, बट ये इसका प्रॉपर वे है करने का। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समकोण त्रिभुज का कर्ण
सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो सबसे छोटी भुजा है इसको x लेते हैं। सबसे छोटी भुजा x है, तो कर्ण क्या होगा? कर्ण जो है सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से, यानी सबसे छोटी भुजा जो x है इसके 2 गुने से 6 मीटर अधिक है। तो सबसे छोटी भुजा और कर्ण ये हो गया है। तीसरी भुजा क्या होगी? कर्ण से 2 मीटर कम है, तो कर्ण ये है उससे 2 मीटर कम, यानी 2x + 4। तो एक तो कर्ण तो ये है और एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसको ओपन करते हैं। a + b² है a² प्लस b² + 2ab, तो 2 4 6 24। ये है x² प्लस यहाँ पे भी वही करेंगे हम, a² प्लस b² + 2ab, 4 में 8 दूने 16। अच्छा 4x² से 4² कट गया और कुछ। अब सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव, ये इधर 24x इधर गया, 16x में से 24x गया माइनस का 8x, और 16 में से 36 गया तो ये आएगा माइनस का 20, यानी x² - 8x - 20 = 0। इतना क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो 10 दूने 20 होता है, तो ये हो जाएगा x² - 10x + 2x - 20 = 0। x कॉमन लिया, x - 10, 2 कॉमन लिया, x - 10, x - 10 x + 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि देखो, अगर हम इसे 0 रखते हैं तो x = 10 आ जाएगा, बट इसे 0 रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि x - 2 आ जाएगा और लंबाई हमें माइनस में नहीं देखनी है। तो x 20 आ गया, यानी सबसे छोटी भुजा जो है वो 20 आ गई है, सॉरी 10 आ गई है। तो ये तो है पहली भुजा, यानी सबसे छोटी भुजा। ये है 10। कर्ण क्या है? सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है ना, यही तो है 2x + 6, तो 2 × 10 + 6, तो यानी 26। और तीसरी भुजा क्या है? ये कर्ण से 2 कम, यानी 24, तो ये होगी 10, 26 एंड 24। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 12 है, तो माना अंक x और y हैं। x यानी x है दहाई वाला और y है इकाई का। इनका गुणनफल यानी x y है 12। और संख्या क्या होती है इस केस में? ध्यान रखना, हमेशा जो संख्या है वो 10x + y होती है। संख्या में 36 जोड़ा जाता है, तो यानी जब इसमें जोड़ा जाता है 36, तो अंक स्थान बदल देते हैं, यानी अब 10x की जगह पे 10y हो जाएगा, क्योंकि अंक बदलने पर संख्या जो होती है, अंक बदलने पर संख्या 10y + x हो जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 10x + y ओरिजिनल संख्या है, अंक बदलने पर 10y + x। ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, तो अब आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 10x
प्लस वाई प्लस 36 माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 10x में से x गया तो 9x, और y में से ये -10, तो ये बेसिकली माइनस का 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पूरे में 9 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हो सकता है, तो ये थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन हमारी बन जाएगी। x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, हमें सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में इसको परिवर्तित करना है। तो यहाँ से देखो y यहाँ से क्या होगा, 12/x। या तो ये करो, या फिर एक काम करो, यहाँ से y निकालो और यहाँ पुट कर दो, वही ज़्यादा आसान रहेगा। तो y हो जाएगा x प्लस 4, है ना। अगर y इधर जाएगा तो x प्लस 4, और इसको यहाँ पुट करो, तो इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y की जगह पे हम x प्लस 4 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 दूने 12 करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 6, और ये हो जाएगा x प्लस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 6 0 रखेंगे तो x आएगा -6, तो माइनस में तो हमें चाहिए नहीं। हाँ, अगर हम इसको 0 रखेंगे तो x 2 आएगा, और ये सही है। अब अगर x 2 है तो y क्या है, तो देयरफॉर y जो है ये 12/2 हो जाएगा, यानी 6। x मिल गया है और y मिल गया है। अब हम इसको कहाँ पुट करेंगे, संख्या में पुट करेंगे। तो इसीलिए संख्या बराबर है 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो गया 26। ये हमारा आंसर है। और वैसे भी आप देखो तो इनके अंकों का आपस में गुणा करके आ रहा है 12। पहली शर्त पूरी क्लियर हो रही है। अगर आप इसमें 36 प्लस कर दें तो 26 में अगर आप 36 प्लस करें तो 6 6 12 का 2 हासिल 1, और ये 62 आ जाएगा, यानी इसके अंक बदल जाएंगे। तो यानी हमने सही किया है। तो इस तरह से आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव जो है इसकी गति है 15 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। यह 4 घंटे 30 मिनट में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल मूल बिंदु पर लौट सकती है। यानी 4 घंटे 30 मिनट में इसने क्या किया कि एक जगह से चलना शुरू किया, और पहले धारा के प्रतिकूल गई 30 किलोमीटर, उसके बाद वहीं पे जहाँ से गई थी वहीं से वहीं पे वापस आ गई, तो 30 किलोमीटर और गई होगी है। और ये जो पूरा आना जाना किया है ये 4 घंटे 30 मिनट में हुआ है। अब इसको कैसे लिखें, तो यहाँ पर हमें धारा की गति ज्ञात करनी है। तो माना धारा की गति बराबर है x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं आगे बोल रहा हूँ। धारा के अनुकूल कुल चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल यानी साथ साथ नाव की गति। तो धारा की गति के साथ साथ में नाव की गति, तो नाव तो है 15 और धारा की गति उसमें प्लस हो जाती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल जब है तो माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर है अभी तक सब? ओके, अब देखो टाइम की बात करते हैं। तो समय जो लगा धारा के अनुकूल, पहले क्या किया, पहले प्रतिकूल है, चलो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में लगा समय,
कितना होगा, तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो है 30 किलोमीटर और चाल है प्रतिकूल में 15 माइनस एक्स। अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, तो क्या होगा, धारा के अनुकूल के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बटे, लेकिन जो चाल इस बार है ये अनुकूल के लिए ये वाली चाल हम यूज़ करेंगे, इतना ध्यान रखना आप। अच्छा, ये समय लगा जब धारा के विपरीत दिशा में नाव गई और ये समय लगा जब धारा के अनुकूल नाव गई। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, दोनों, क्योंकि कुल समय जो है वो हमारे पास है तो इसलिए इनको प्लस करेंगे हम। और ये है 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, तो 30 मिनट को भी मैं घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब आवर्स में है यहाँ पे खेल, ठीक है ना। 4 घंटे 30 मिनट, इतना सब समझ आ गया। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 2 हुआ और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9/2 बेसिकली। अच्छा, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़ा आसान है इनका आपस में, देखो पहली बात तो यहाँ पर 30 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे है 9/2, अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 15 प्लस एक्स और इसका इधर गुणा करेंगे तो 15 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया है। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल और ये है 15 और 15 दोनों मिलके 30, वेरी नाइस। और यहाँ पे 15 का स्क्वायर है 225 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 9/2। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे, ये 10 हो गया, 3 से फिर ये कैंसिल होगा और ये भी 10 हो गया, तो ये 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा इधर जाके 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा और एक्स 5 आ गया। माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि जो स्पीड है वो, चाल जो है वो माइनस में नहीं होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो जो धारा है उसकी जो गति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस तरह से हमने किया है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। ओके, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेगा। बाकी चैप्टर, इसी तरह के जो बाकी वीडियोस हैं, वन शॉट वीडियोस, इसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।